नमस्कार दोस्तों। चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा जाता था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। परिवार समाज की आधारभूत इकाई थी। परिवार के प्रधान को कुलप या गृहपति कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो यह किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? यह हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीत्मा नदियों में प्रमुख कहा गया है। इसके किनारे अन्न की प्रचुर उत्पत्ति होती है। प्राचीन काल में यह नदी हरियाणा के यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदिवरी नामक स्थान से निकलती थी। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया जाता है? तो यह है झेलम नदी, ऑप्शन डी। झेलम नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य वितस्ता नदी के रूप में किया गया है। यह नंद हिमालय के शेषनाग झरने से निकलती है। संस्कृत साहित्य में इसका नाम वितस्ता एवं यूनानी साहित्यों में इसे हिंडास्पस के नाम से जाना जाता है। सिकंदर एवं राजा पोरस की लड़ाई इसी नदी के किनारे हुई थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में आर्यनी किसकी देवी है? तो यह है वनों की देवी। ऋग्वैदिक काल में आर्यनी वन की देवी को कहा जाता था। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण देवता जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण और अरुण थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गार्गी। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लिखित याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद से इस तथ्य की जानकारी होती है कि याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। घोषा एवं आपला भी वैदिक काल में विदुषी थीं। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा गया है। वैदिक काल में महिलाएं शिक्षा धारण करने हेतु स्वतंत्र थीं। छठवां प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। यह आधारित थी व्यवसाय पर। कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी, जिसमें वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, शिक्षा, जन्म और प्रतिभा पर नहीं। उत्तर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था के जन्म आधारित होते जाने के प्रमाण मिलने लगते हैं। सूत्र काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से जन्म पर आधारित हो जाती है। सातवां प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि यह ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। सी है, पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, न कि जमीन। तो इसमें सभी आंसर सही है। ऋग्वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का आरंभिक जीवन मुख्यतः पशुचारण था, कृषि नहीं। गाय को मूल्यवान समझे जाने के कारण गाय आर्यों की आर्थिक स्थिति का केंद्र बिंदु बन गई थी। प्रायः युद्ध गायों के कारण होते थे तथा उपहार स्वरूप गाय को पुरोहितों
को भी दिया जाता था। अतः उपरोक्त सभी विकल्प सत्य हैं। 8वां प्रश्न है, आर्य आर्यपुरुषों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्यों द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रमुख पशु घोड़ा था, इसलिए अपने संघर्षों में उन्होंने घोड़ों के रथों का प्रयोग किया, जबकि आर्य पूर्वजों द्वारा युद्ध में बैलगाड़ी तथा प्रस्तर उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो यह पहला ऑप्शन है जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जौ और चावल। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जौ और चावल था। ऋग्वेद में जौ का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। वैदिक काल के लोग जौ तो उपजाते ही थे, पर उत्तर वैदिक काल में चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसलें हो गईं। 10वां प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बलि। वैदिक सभ्यता में जनता से वसूल किया जाने वाला कर बलि कहलाता था। प्रजा राजा को स्वेच्छा से उसका अंश देती थी, जिसे बलि या चढ़ावा कहते थे। सभा, समिति, विदत और गण वैदिक युगीन जनसभाएं थीं, जो अनेक प्रकार के सार्वजनिक कार्य करती थी। पूर्व वैदिक काल में विदत में महिलाएं भी भाग लेती थीं। 11वां प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, तांबा। आर्य लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। लोहे के प्रयोग की चर्चा उत्तर वैदिक काल में हुई थी। 12वां प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैक्स मूलर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर था। इन्होंने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को बताया। इनके अनुसार भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। सेट्स के अनुसार आर्यों का मूल स्थान ब्रह्मिया है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो यह है ऑप्शन डी, लुहार, लुहारगिरी। बढ़ईगिरी, मृदभांड, आभूषण आदि का ज्ञान हमें आर्यों की सभ्यता से मिलता है, किंतु लोहारगिरी का उल्लेख वैदिक सभ्यता में नहीं मिलता। हालांकि उत्तर वैदिक काल में लोहे के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। तंबाकू की फसल अकबर के शासनकाल में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी। जौ, चावल और गेहूं से वैदिक काल के लोग भली भांति परिचित थे। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार की अनुमति नहीं थी? यह थे ऑप्शन ए, शूद्र। शूद्र वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी। शूद्रों की अस्पृश्य मानने की प्रवृत्ति इसी युग में शुरू हुई थी। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।